फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डुबराल कोचिंग क्लासेस में डीसीसी में। ठीक है। और यूकेएसएससी रेशम निरीक्षक का लेक्चर हम लोग 6 डिस्कस कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वन दरोगा और लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर एंड जो सिल्क इंस्पेक्टर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत समझिएगा आप कि इस लेवल के क्वेश्चंस तो शायद उसमें मुश्किल ही पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये जो है क्वेश्चंस, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, वहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा आयोग आपसे, क्यों, अपने लिए कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहेंगे, है ना। इसलिए जो है आपको वहाँ पे इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको, इसलिए आप प्रिपेयर रहें। बाद में आप अपने ऊपर जो है पश्चाताप ना करें कि यार हमने अच्छे से तैयारी नहीं करी थी। आप जितना एडवांस लेवल का पढ़ के जाएंगे आपका बेनिफिट उतना ही है, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये सारी एक्सप्लेनेशन चाहे उद्यान पर्यवेक्षक या रेशम निरीक्षक की हो, हमने डिटेल में आपको दी है, एक एक चीज़ को समझाया है, ठीक है ना, ताकि आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़े, केवल आपसे जो है यदि आप क्वेश्चंस को सीधे क्वेश्चन का आंसर याद करके जाते हैं तो फिर आपका वहाँ एश्योरेंस कुछ नहीं है ना कि क्या पता आयोग वहाँ घुमा के पूछेगा बिल्कुल, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते हैं, उससे मिले जुले फैक्ट रिपीट होते हैं, ओके। तो इसलिए आपको डीप कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे आपके लिए जिन पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे उनका एक समराइज व्यू है, ठीक है ना। इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही आपके लिए जो क्वेश्चंस है वो है कि हर्ट मसल्स आल्सो कॉल्ड, जो हर्ट की मसल्स है उसको क्या नाम दिया जाता है और क्या उसको कहा जाता है। एंड द सेकंड वन, द इंडियन जो हनी बीज की वैरायटी है उसका जूलॉजिकल नेम आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। इन क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिए, ठीक है। चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सिंथेसिस इन एनिमल बॉडी बाय बैक्टीरिया। तो जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है B12, विटामिन B12। इसका जो केमिकल नेम है वो है साइनोकोबालामीन, इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। और ये साइनोकोबालामीन एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। साइनोकोबालामीन एक जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है और एक ऐसा विटामिन्स है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। एक ऐसा इम्पॉर्टेंट विटामिन्स है जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज किया जाता है और किसके थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू ये सिंथेसाइज आपकी बॉडी में किया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये जो उपापचय पचय होता है आपकी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। साथ ही जो नर्वस सिस्टम है और जो ब्रेन्स के टिश्यूज़ हैं उनको ये न्यूट्रिशन देता है। और साथ ही इसके अलावा जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज के प्रोडक्शन में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और क्या होगा यदि जो है आपके पास ये विटामिन B12 की डिफिशियंसी आपकी बॉडी में हो जाती है, तो आपको, जैसे आप जानते हैं कि ये न्यूरॉन्स से रिलेटेड यानी ब्रेन से रिलेटेड जो है ब्रेन के टिश्यूज़ उनको न्यूट्रिशन देना है, तो यदि इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और आपको जो है वहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, ठीक है ना। यानी आपको जो है ब्रेन्स के सेल्स वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। और इसके साथ ही नेक्स्ट जो हम जानना यहाँ पे ज़रूरी है आपके लिए कि कौन से फूड हैं जहाँ से आपको ये विटामिन B12 आपको मिलेगा। तो ये फ़िश है और साथ ही मीट एंड जो एग्स हैं और साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स में भी ये आपको पाया जाता है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो विटामिन से रिलेटेड आपको पूछता है आपको कि कौन से विटामिन्स हैं जो फैट सॉल्युबल हैं। तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं वो हैं A, D, E, K, ठीक है। और जो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है और वो है B and C। इसीलिए आपको बोला जाता है कि जो विटामिन B है and C है उसको आप प्रॉपर अपनी डाइट में इंक्लूड करते रहिए, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल हैं और विटामिन C तो इतना सॉल्युबल है कि वो ये आपके यूरिन के साथ ही जो है बॉडी से एक्सक्रीट भी हो जाता है। इसीलिए प्रॉपर विटामिन C and B लेना आपके लिए ज़रूरी है, ओके। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा विटामिन है जो आपको एक डिजीज़ है उसका नाम है पेलाग्रा होने से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो वो है विटामिन C जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको नोट करते रहिए। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछता है कि जो लिवर डैमेज है वो कौन सा विटामिन है जिसका यदि आप ओवरडोज लेंगे
उसकी वजह से आपका लिवर डैमेज हो सकता है। तो दिस इज़ विटामिन B3, इसका नाम है, केमिकल नेम है सबका, इसका नाम है नियासिन, ठीक है ना, नियासिन। ओके, तो ये था विटामिन से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस, जिसका मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, पूरा डिफाइन कर दिया इसको अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है और इसकी इक्वेशन क्या है। ओके, तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मेनली जो है बताता है आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे केमिकल्स हैं, ठीक है ना, एक ऐसे केमिकल हैं जो एक्वस सोल्यूशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और मेनली ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए NaCl है, तो एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक मीन बाय इसमें आयंस प्रेजेंट है, Na+ एंड Cl नेगेटिव आयन। यदि आप इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इसका जो है जो Na+ एंड Cl- आयन ये देगा, यानी ये NaCl Na+ एंड Cl नेगेटिव नियर डिसोशिएट हो जाएगा। और ये जो आयंस हैं ये वाटर में यदि आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे ना, यहाँ पे NaCl में यदि आपने क्या कर दिया, आपने जो है वायर डाल दी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, यानी ये जो सॉल्यूशन है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और किस वजह से होगा? Na+ एंड Cl नेगेटिव आयंस की वजह से, ठीक है। तो ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मेनली एसिड एंड बेस होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एसिड में अगर आप HCl देखें तो H+ एंड Cl नेगेटिव, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। और NaOH वगैरह भी जो बेस है वो भी एक जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये मेन बताता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका जो आयंस हैं वो एक्वस सोल्यूशन में उनका डिसोसिएशन अच्छे से नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आप समझ लो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे NaCl था, NaCl का यदि हम एक्वस सोल्यूशन बनाते और Na और Na+ टोटल जो है NaCl जो है वो Na+ Cl- में डिसोशिएट पूरी तरीके से नहीं होता, तो हम इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और यदि ये पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाता तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ये बताता है, ओके। अच्छा, और रूल क्या है? ये बताता है कि ओस्टवाल्ड के नियम के अनुसार द डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, यानी जो वियोजन की मात्रा है, यानी जो डिसोशिएशन जो होने का जो रेट है ना, कि कितनी मात्रा में डिसोशिएट हो रहा है ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी जिसको आप अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना जो है वियोजन की मात्रा हिंदी में आप कहते हैं। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्क्वायर रूट, किसके स्क्वायर रूट के? मोलर कॉन्सेंट्रेशन के। मोलर कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो मेनली जो कंक्लूजन है इस रूल का वो यहाँ सबसे नीचे है, अल्फा इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √C, ठीक है ना। लेकिन इसका डेरिवेशन यहाँ से है, ये जो के है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है C⁴ अल्फा। यदि जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, यानी इसको आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो 1 - अल्फा की जगह 1 ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि अल्फा तो नेग्लिजिबल है। इसीलिए यहाँ पे जो Ka है, यानी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो क्या होगा, हो जाएगा C⁴। और यदि आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अल्फा = आ जाएगा Ka/C, एंड द फर्दर ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा = 1/√C। तो दिस इज द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है ना। तो ये था इस टॉपिक में पूरा एनालिसिस। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आपको पूछता है कि कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स हार्मोन इज कॉल्ड, कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो उसके थ्रू जो हार्मोन रिलीज होता है, जिस हार्मोन को रिलीज करता है वो हार्मोन्स कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको मिलेगा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ओके। अच्छा, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या है? एक टाइप का हार्मोन है। कौन रिलीज़ करेगा इसको? कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज़ करेगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है यहाँ पे। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम एक जो है टेम्पररी, यानी ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये टेम्पररी है, टेम्पररी और एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन आप जानते हैं ना, तो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है ये, टेम्पररी, परमानेंट नहीं होता है ये, ओके। और ये कहाँ मिलता है? ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होता है वहाँ पे ये मिलता है, और वहाँ पे इसकी लोकेशन क्या है? तो ये आपको मिलेगा जो ये वाले ग्राफियन फॉलिकल्स हैं एंड ओवरी हैं, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, उसमें ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट होता है, ओके।
और इसका फंक्शन आपको पता चल गया कि ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज़ करेगा, ठीक है ना। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स करता क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स एक टाइप का फीमेल हार्मोन है, एक टाइप का फीमेल हार्मोन यानी फीमेल्स में ये रिलीज़ होता है। एंड सेकंड पॉइंट इसमें है कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड यानी उत्तेजक हार्मोन है, ये स्टेरॉयड हार्मोन है, ओके। और इसका जो फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फंक्शन इसका है, ये प्रेगनेंसी के टाइम रिलीज़ होता है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम इस हार्मोन का है। साथ ही जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है, एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है क्या, एम्ब्रियो का निर्माण। तो एम्ब्रियो निर्माण और मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी में ये इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है, ओके। और इसके साथ थोड़ा ये और डिटेल में जानना चाहिए कि ये जो है यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम है, ये मेनली ये जो है एक टेम्पररी स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि ये नॉर्मल्स तो फीमेल्स वगैरह में जो अंडर एज हैं 18 to अंडर, उनमें तो प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन जो मिडिल एज वुमेन है उनमें ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम जो बनता है वो बनता है एक ग्राफियन फॉलिकल्स यहाँ पे पाई जाती हैं इस रीजन में, ये ग्राफियन फॉलिकल का रीजन है। इसी रीजन में ग्राफियन फॉलिकल्स पाई जाती हैं और एक ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करती हैं, इनमें एग्स होता है और एग मैच्योर होकर जो है, जब मैच्योर हो जाता है एग्स, तो एग जो है पूरा ये वाला रीजन जो आपका ग्राफियन फॉलिकल का है ये फट जाता है, और फटने के बाद वहाँ से जो एग है यहाँ अंदर ये वाला ना, ये एग जो है यहाँ से रिलीज़ होकर बाहर आ जाता है। तो वो वाला एग फिर क्या करते हैं, इस फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब है, इसके थ्रू जो है कहाँ आ जाता है, इस यूटेरस में आ जाता है, यूटेरस के थ्रू ये वेजाइना में चला जाता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब एग में स्पर्म फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उसके बाद ये यहाँ यूटेरस में एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो मेनली मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ ये कि जो ग्राफियन फॉलिकल है उसी से ही कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो है मिडिल एज वूमेन में प्रेजेंट होता है, ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम जो है इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आपसे पूछता है कि ऑन द बेसिस ऑफ जो जियोग्राफिकल रीजन इंडियाज बिलोंग्स टू। देखिए जो जियोग्राफिकल रीजन्स हैं वो जो एनिमल जियोग्राफर हैं उन्होंने क्या कर रखा है, वर्ल्ड के जो एनिमल्स हैं यानी जिनको आप फौना कहते हैं, उसके बेस पे पूरे वर्ल्ड की जो लैंड है उसको क्या कर रखा है, 6 रीजन में उन्होंने क्लासीफाई कर रखा है, ठीक है ना। और वो 6 रीजन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे साथ 1 2 3 4 and 5 and 6। जैसे नियो ट्रॉपिक रीजन है यहाँ पे, ये पूरा साउथ अमेरिका वाला रीजन है, और नियो आर्कटिक जो नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है, पैलियो आर्कटिक जिसमें पूरा यूरोप, चाइना एंड जापान वाला रीजन यहाँ पे आ जाता है। साथ ही पैलियो ट्रॉपिक, ये पैलियोट्रॉपिक है, इसमें पूरा अफ्रीका रीजन है। एंड जो ओरिएंटल रीजन है, ओरिएंटल रीजन के अंदर अपना प्यारा भारत है, और साथ ही इंडोनेशिया, जापान और म्यांमार, श्रीलंका वगैरह भी इसी रीजन में आते हैं। तो इस रीजन के जो एनिमल्स हैं, जो फौना है, वो किस कैटेगरी में है, वो हैं ओरिएंटल कैटेगरी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इस ग्राफ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछता है क्या कि द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 1.86 इफ 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज के अमाउंट कितना दे रखा है। सुक्रोज क्या होगा, इसमें एक सॉल्यूट होगा, एक विले होगा, ठीक है ना। और डिजॉल्व इन कितने सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट क्या है वाटर, और कितने वाटर्स में, वाटर के अमाउंट क्या है 1000। तो जो वाटर है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में 342 ग्राम सुक्रोज जो है उसको डिज़ोल्व किया जाता है। देन ये पूछ रहा है आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी, वो कितना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में रिलेशन जो होता है ये होता है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम। डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कब आता है, यदि आप कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है और उसमें क्या कर रहे हो, कोई उसमें अशुद्धि मिला रहे हो, कोई भी इम्प्योरिटीज़ मिला रहे हो, तो इम्प्योरिटीज़ मिलाने की वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसका वो जो है डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल पहले यदि वो टी है, टी नॉट था, अब उसके बाद वो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले जो है
फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था, और उसके बाद जो है जैसे आपने उसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड करी उसके बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो गया, यानी डिप्रेस हो गया। इसी को कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में रिलेशन ये है। डेल्टा TF डिनोट करता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, KF रिप्रेजेंट करता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को, और स्मॉल m क्या है, ये है मोलैलिटी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको KF तो दे रखा उसने 1.86 है, और डेल्टा TF आपको खुद मेजर करना है, लेकिन मोलैलिटी भी आपको पता होनी चाहिए। मोलैलिटी क्या होती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपके लिए। मोलैलिटी क्या है, तो देखिए यहाँ पे कि किसी विलयन की मोलैलिटी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। यानी मोललता जो है वो विलेय के मोल अपॉन विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, ठीक है। माना कि जो B है वो विलेय है और A क्या है, विलायक है। जो B हमने विलेय मान रखा है सॉल्यूट, और A जो है वो क्या है, वो सॉल्वेंट है। तो उस हिसाब से यदि हम क्या करें, मोलैलिटी को मेज़र करें तो ये आ जाएगा NB यानी मोलों की संख्या किसकी, विलेय के मोलों की संख्या, NB अपॉन WA। A से हमने किसको रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे, सॉल्वेंट को, ठीक है ना। तो WA यानी जो विलायक है उसका द्रव्यमान, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान, किसमें, किलोग्राम में, ओके। अच्छा, विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, अगर आप विलेय के मोल्स निकालना चाहते हैं तो मोल्स के लिए एक फार्मूला होता है क्या, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। तो जो मास होगा इसका, किसका, जो विलेय है, विलेय का मास जिसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं WB से, और जो विलेय का मोलर मास है, विलेय यानी सॉल्यूट क्या है आपका, सुक्रोज का मोलर मास जो होता है 342 ग्राम, और 342 ग्राम होता है, और इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी MB से, ठीक है ना। तो आपका जो है विलेय के मोलों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, NB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB अपॉन MB, ठीक है ना, WB अपॉन MB। और साथ में ये मोलों की संख्या तो आपने ऊपर कर दी, NB की जगह आपने ये लिख दिया, ठीक है। और नीचे क्या है, WA, ठीक है ना। और WA किस में है, विलेय का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो WA अभी है किलोग्राम में, ठीक है। तो इस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। और इसको यदि आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा क्या, कि WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अभी तक हमने ये 1000 कहाँ से आया, क्योंकि अभी जो है विलायक का जो द्रव्यमान था वो हम किलोग्राम में मेज़र कर रहे हैं, लेकिन यदि हम इसको ग्राम में मेज़र करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो बट्टे के ऊपर है वहाँ पे 1000 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो M इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ठीक है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप समझ लीजिए ये WA है, थोड़ा कुछ टाइम के लिए WA, और जो W इसने लिखा हुआ है ना वो MB है, ठीक है ना। और ऊपर का जो W है इसको आप मान लीजिए ये है WB। तो आप क्या करो, 1000 इंटू KF उसने 1.86 दे रखा है, ठीक है ना। WB कितना है, जो सॉल्यूट है उसका वेट उसने कितना दे रखा है, उसने दे रखा है 342 ग्राम। तो WB की जगह क्या रखो, 342 ग्राम, ठीक है। और नीचे है MB यानी मोलर मास किसका, जो सॉल्यूट है यानी जो सुक्रोज है उसका मोलर मास भी होता है 342, और इंटू WA क्या है, ये है विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान उसने कितना दे रखा, 1000 ग्राम। तो टोटली इस टाइप का जो है आपका इक्वेशन बन जाएगा 1000 इंटू 1.86 इंटू 342 अपॉन 342 इंटू 1000, और इसका यदि आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1.86, ठीक है ना। और TF यदि आप क्या करें, TF इज इक्वल टू 0 माइनस 1.86, तो जो टोटल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपका आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना होगा, -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड का इसमें डिप्रेशन होगा इस पूरे सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये था इस टॉपिक में, इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट में आपसे पूछता है कि डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉज लीफ फॉल। जो लीफ फॉल होता है प्लांट्स में वो किस वजह से होता है? तो जो फॉस्फोरस है उसकी वजह से होता है। राइट आंसर यहाँ पे होगा पी, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉस्फोरस इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट की फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि फॉस्फेट की फॉर्म में प्लांट्स फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं और इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट यानी मेन पार्ट है, ये मुख्य अवयवी पार्ट है किसका? सेल मेम्ब्रेन इसके थ्रू बनती है। प्लांट के सेल मेम्ब्रेन में भी फॉस्फेट यूज होता है। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे एटीपी में भी 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी यूज होता है। न्यूक्लिक एसिड में यूज होता है। फॉस्फोलिपिड्स एंड सम कोएंजाइम में भी यूज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसने ये बता दिया। अच्छा, इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा? इट्स डिफिशियंसी कॉज द स्टंटेड ग्रोथ, यानी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगी। क्लोरोसिस यानी जो हरिमहीनता है, पत्तियाँ जो है क्या हो सकती हैं? पत्तियों से हरापन गायब हो सकता है। नेक्रोसिस हो सकता है। एंड प्री मैच्योर, जो मेन इंपॉर्टेंट है, प्री मैच्योर यानी मैच्योर होने से पहले लीफ जो है झड़ सकती हैं। सो दैट जो करेक्ट आंसर है वो है पी। ओके, नेक्स्ट है कि जो पाइला का हृदय है वो किस टाइप का होता है? पाइला आपने देखा होगा, नहीं देखा तो इमेज में देख लीजिए। पाइला का साइंटिफिक नेम है पाइला ग्लोबोसा, ठीक है ना। और इसको एन एप्पल स्नेल भी इसको एक अदर नेम के थ्रू जाना जाता है, ठीक है। तो ये है पाइला मोलस्क का जो फाइलम है उसके अंतर्गत आता है और ये मेनली एक इनवर्टिब्रेट्स है यानी अकशेरुकी है। पूछता है इसमें कि जो हर्ट है पाइला का वो किस टाइप का होता है? तो हर्ट इसका होता है मायोजेनिक हर्ट, ठीक है ना। मायोजेनिक हर्ट की स्पेशलिटी क्या है? मायोजेनिक हर्ट में जो पाइला में प्रेजेंट होता है उसमें जो है इस टाइप का यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका हर्ट है। हर्ट में क्या है? एक वेंट्रिकल है और एक ही ऑरिकल है, एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है। जबकि ह्यूमन की यदि आप बात करें तो ह्यूमन की बॉडी में कितने? 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। यानी ह्यूमन का हर्ट 4 चैम्बर्ड है, लेकिन इसका जो हर्ट है वो कितना चैम्बर्ड है? 2 चैम्बर्ड हर्ट है, ठीक है ना। 2 चैम्बर्ड हर्ट होता है इसमें पाइला में। और किस टाइप का? मायोजेनिक हर्ट इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कि एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरेप्थेलिक अम्ल की अभिक्रिया से जो प्राप्त डेक्रोन है वो उदाहरण है किसका? वो है यहाँ पे संघनन बहुलीकरण यानी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि जब कोई मोनोमर आपस में जुड़कर क्या करते हैं, जैसे मोनोमर है ना, इसका मोनोमर क्या है? इसका मोनोमर है जिससे बन रखा है। मोनोमर का मतलब क्या है? वो एलिमेंट जिससे कोई भी पॉलीमर बन रखा है। तो मोनोमर है इसका इथेनॉल, इथेन 1,2 डायोल और टेरेप्थेलिक एसिड, इन दोनों की रिएक्शन से ये टोटल टेरलिन या जिसको डेक्रोन कहते हैं ये बन रखा है। तो यदि जो है जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो मोनोमर्स हैं, मोनोमर आपस में रिएक्शन करके एक मेन प्रोडक्ट के साथ एक बाई प्रोडक्ट भी देते हैं। मेन प्रोडक्ट तो देंगे, साथ में बाई प्रोडक्ट भी देते हैं। तो जो रिएक्शन होती है उसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है यानी सह उत्पाद क्या है? H2O है। तो इस टाइप से इसको ये जो डेक्रोन है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एक एग्जांपल है। डेक्रोन क्या है? डेक्रोन एक टाइप का प्लास्टिक शीट, इस टाइप की प्लास्टिक शीट होती है जिसका यूज़ वेरियस जैसे जो बोटल्स होती हैं, बॉटल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है और इसका अदर यूज़ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ है, साथ ही फूड प्रोसेसिंग में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आपसे पूछता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं, यहाँ पे पहले आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर क्या है? यहाँ पे राइट आंसर हम खुद ही करेंगे बाद में, ठीक है। तो राइट आंसर देखने से पहले जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के एंटीबॉडीज़ पर, एंटीबायोटिक्स पर क्या करती हैं? काम करती हैं। एंटीबायोटिक्स यानी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो एंटीबायोटिक हैं, ये जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है एंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, उन दोनों पे ये जो है असर करती है, दोनों पे इसकी रिएक्शन होती है और दोनों बैक्टीरिया इससे किल किए जा सकते हैं। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है ना। और ये ग्राम स्टेनिंग जो हम बोल रहे हैं कि ये जो है जो ग्राम स्टेनिंग है उसके बेस पे ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव जो हम बात कर रहे हैं, तो ग्राम स्टेनिंग एक टाइप की प्रोसेस है जिसके थ्रू बैक्टीरियाज को क्लासीफाई किया जाता है। जो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव
जो बैक्टीरियाज होते हैं उन पे अगर ग्राम स्टेनिंग की जाती है तो वो एक स्पेशल टाइप का कलर यानी वायलेट कलर या वायलेट पर्पल कलर का ये जो है क्या देते हैं, प्रेसिपिटेट देते हैं। लास्ट में सॉल्यूशन आपका इस कलर में मिलेगा। और यदि जो है जो नेगेटिव है ग्राम नेगेटिव, तो वो जो है किसी भी टाइप की क्या नहीं देते हैं, कोई अपीयरेंस नहीं देते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के जो बैक्टीरियाज हैं उन पे ये असर करने में मेन असर कर सकती है, मतलब ये, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है क्लोरएम्फेनिकॉल। क्वेश्चन में एक ही है, क्लोरएम्फेनिकॉल है यहाँ पे, ठीक है ना। पैरासीटामोल, पेनिसिलिन एंड एस्पिरिन ये नहीं है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में है कि जो बी वैक्स इज फॉर्म्ड बाय, जो बी वैक्स है वो किससे बना हुआ होता है, तो बी वैक्स जो मेनली है ये बना हुआ होता है लिपिड्स के थ्रू, ठीक है ना। मधुमक्खियों का इसको जो है मोम कहा जाता है। बी वैक्स प्रोड्यूस करती हैं जो वर्कर हनीबीज होती हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस वीडियो में कि वर्कर हनीबीज एंड जो क्वीन हनीबीज हैं वो क्या हैं। तो वर्कर हनीबीज जो हैप्लॉइड होती हैं, जो स्टेराइल होती हैं, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं, वो क्या करती हैं, वैक्स का प्रोडक्शन करती हैं, अपनी बॉडी में वैक्स कलेक्ट करती हैं और उसके बाद उसको एक्सक्रीट करती हैं। एक्सक्रीट करने के बाद उसको क्या करती हैं, उसका जो है एक इस टाइप के जो स्केल्स बन रखे हैं ना यहाँ पे, जिनमें आपका शहद स्टोरेज रहता है, उनको बनाती है। तो जो वी वैक्स है इसका फंक्शन ये है और ये मेनली बना हुआ होता है लिपिड के थ्रू, ठीक है ना। तो ये है राइट आंसर, यहाँ पे लिपिड होगा। और स्केल्स बनाने के लिए, स्केल्स यानी जो हनीबीज हैं, जो हनीबीज का जो शहद है, हनी है, उसको स्टोर करने के लिए स्केल्स बनाती हैं, उसके लिए खांच वगैरह बनाती हैं। लास्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स इज हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो राइट आंसर है यहाँ पे सीजियम। एल्कली मेटल्स जो आपके पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एंड सेकंड जो ग्रुप हैं उसमें रखे गए हैं, ठीक है ना, एल्कली मेटल्स। और एल्कली मेटल्स में जो सीजियम है, सीजियम क्या करता है यहाँ पे, इसकी जो है लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मेटल्स हैं, जो बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट है, जो बॉन्ड होते हैं बहुत वीक होते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से जो है आसानी से ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे होगा सीजियम। ओके, ये इसका देख सकते हैं आप यहाँ पे। और इतने क्वेश्चन है जिनको अभी डिस्कस किया। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ओके। मोटिवेट करो यहाँ पे अपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब देके, ओके। और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, रिवीजन करिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।